आज का मेन टॉपिक है इंडिया और चाइना के रिलेशंस, हिस्टोरिकली, कल्चरली। इसके अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास चाइना की हिस्ट्री, चाइना का पूरा जो भी फैक्टर्स हैं वो काफी सारे वैरिड है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें पढ़ने के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना के सबसे पुराने रिलेशन, हिस्ट्री वाइज हम बात करें, और एक चीज और, इंडिया चाइना से रिश्ते जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर मेंस में या कैसे भी, वो सीधे क्वेश्चन नहीं आते कि इंडिया चाइना के रिलेशंस को एक्सप्लेन करो, या इसमें ऐसा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि चाइना से रिश्ते बाकी कंट्रीज के बिगड़ रहे हैं, तो इंडिया उसको कैसे रिप्लेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के मामले में इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है चाइना को रिप्लेस करके, या जो वेस्ट पूरी कंट्रीज हैं वो कैसे इंडिया को देख रही हैं एज अ काउंटर ऑफ चाइना, चाइना की जगह पे इंडिया को कैसे देख रही हैं ट्रेड के मामले में, एनर्जी सप्लाई और बाकी सब चीजों में। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनता है, सीधा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। तो आपको इंडिया चाइना के रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पढ़ने ही पड़ते हैं पूरे, ठीक है। सो इसमें अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, अगर इंडिया और चाइना हिस्ट्री की बात करें, तो दोनों ही जो है वो एक टाइम पे आज़ाद हुए हैं। जैसे इंडिया की आज़ादी 1947 और चाइना की आज़ादी भी उसी टाइम पे ही जो है उनको मिली थी, सेम ईयर ही दोनों का चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ चाइना ने हमसे 3 गुना ज़्यादा देखी है, मान सकते हैं इस बात को। इवन हमारा भी ट्रेड सबसे ज़्यादा चाइना से ही होता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न वहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमी है ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ में। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री हमारी शुरू होती है जब यूएन की परमानेंट सीट का ऑफर आता है। परमानेंट सीट का ऑफर आएगा यूएन का, और ये परमानेंट सीट ऑफर की जाएगी एशिया में से इंडिया और चाइना को। लेकिन ये सीट कहाँ दे दी जाएगी? ये सीट इंडिया को पहले ऑफर होगी। इंडिया अपनी सीट, मतलब जवाहरलाल नेहरू एक ब्लंडर करते हैं और अपनी सीट किसको ऑफर कर देते हैं? चाइना को। जस्ट क्यों ऐसा क्यों करते हैं? टू मेक आवर रिलेशंस गुड। अपनी कोई चीज किसी और को दे दो तो उससे क्या होता है ना, वो बंदा आपका एहसानमंद हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि आप अपनी कोई चीज गिफ्ट कर दो किसी और को, वो भी इतनी बड़ी, तो वो चीज पहले इंडिया तक ऑफर आया था, जवाहरलाल नेहरू को वो सीट ऑफर, यूएन की परमानेंट सीट का, वो जो P5 वाली कंट्रीज है ना, हाँ, जिसके लिए आज लड़ रहे हैं, वो पहले एशिया से जब ऑफर हुई थी तो वो इंडिया को ही हुई थी। जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक आर रिलेशन गुड विद चाइना, बिकॉज दोनों ही अभी आजाद हुए हैं, तो इंडिया ने एक अच्छी सोच से, अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, अच्छी सोच से अपनी वो सीट जो है गिव अप कर दी और दे दिया किसको? चाइना को। और उस बात का चाइना ने कोई कंसिडरेशन, कोई सिंपैथी, कोई एम्पैथी कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। 1947 में सीट 48 में की गई थी, 48 में ये सब हुआ, और 1962 में आपको पता है चाइना ने वॉर छेड़ दिया था, इंडो चाइना वॉर, जिसमें हम हार गए थे, ठीक है। तो ये तो था पहला हिस्ट्री का। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझते जाओ चीजें। फिर इसके बाद हम लोग अपने रिश्ते और सुधारना चाहते थे, इसलिए 1954 में हमने कौन सा अग्रीमेंट साइन किया? पंचशील ट्रीटी। पंचशील ट्रीटी का मतलब क्या है? 5 पॉइंट्स पे अग्रीमेंट किया था। पंचशील, पंचशील प्रिंसिपल्स कहते हैं इसको। इन प्रिंसिपल्स को एक भी दिन चाइना ने नहीं माना, बस साइन करके छोड़ दिया गया है, कुछ माना नहीं है। अभी मैं प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे दिखाती हूँ कि 5 प्रिंसिपल्स थे, और पांचों प्रिंसिपल्स में ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे के जो रिलेशंस है ना उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के एरिया के अंदर नहीं घुसेंगे, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए ना कभी भी नुकसान नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स हैं, और हम लोगों को अपने इमीडिएट नेबर होने से हमें एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, खराब नहीं करने हैं। ये अच्छा, आज तो चलेगा ही नहीं, इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट डाउन है, हाँ, चलेगा ही नहीं आज। नहीं नहीं, इंटरनेट वैसे नहीं, यहाँ डाउन है इधर, तो ये तो नहीं चलेगा आज, लिखवाऊंगी मैं पूरा, पिक्चर नहीं चलेंगी आज कोई भी, क्रोम नहीं चलेगा। सो पंचशील ट्रीटी यही है कि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वालिटी रहेंगे, और एक दूसरे की जो भी टेरिटरी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुसेंगे। ये सब कुछ हो रहा था।
लेकिन उसी टाइम पर उसके कुछ टाइम बाद जो है चाइना, जो उसकी खुद की पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, 5 फिंगर पॉलिसी एंड 1 पाम पॉलिसी। सुना है? नाम सुना है? 5 फिंगर में क्या क्या आता है चाइना का? नहीं नहीं, अपने यहाँ क्या आते हैं? लद्दाख, और पाम क्या है भाई? चाइना की माओइस्ट सुने, जो वहां के माओवादी लोग हैं, माओइस्ट पॉलिसी है। और ये माओइस्ट पॉलिसी ये कहती है कि ये सारे रीजन्स, ये सब चाइना के हैं और चाइना में ही इनका हक है, एंड दीज रीजन्स नीड्स टू बी लिबरेटेड, इनको आजाद करने की जरूरत है, जिसमें से 3 हमारे हैं, बाकी ये इंडिपेंडेंट थे। लेकिन उसी टाइम पीरियड में तिब्बत जो है ना, चाइना उसको हथियाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि काफी बड़ा रीजन है तिब्बत का, अगर आपने मैप में अच्छे से देखा हो तो पूरे इंडिया के पैरेलल में जा रहा है तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत के रीजन को अगर ये ऑक्यूपाई कर लेगा तो इंडिया का थोड़ा एक्सेस उसको बहुत इजीली मिल जाएगा, राइट। अगर उसको लद्दाख आना है तो तिब्बत के रास्ते ही आना है, और कोई रास्ता ही नहीं है ना चाइना से आने का, तो बीच में तिब्बत है, इसको एनेक्स कर लो। तो तिब्बत को एनेक्स करने के लिए बहुत जबरदस्त वहां पे झगड़े वगैरह चल रहे थे बहुत टाइम से, और अब चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके, तिब्बत जो कि एक अलग कंट्री था उस पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ पे इंडिया का जो है वो क्या कर्तव्य बनता है? अब क्या है भाई, देखो इधर है अपना इंडिया, इधर है चाइना, और इधर है तिब्बत, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक हो गए हैं, ठीक है, तो इंडिया अगर बिल्कुल इमीडिएट नेबर है हमारा तिब्बत, अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करें तिब्बत को कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है, अगर हम रिकॉग्नाइज ही ना करें इस बात को, ठीक है, तो हमारे रिश्ते किससे खराब हो जाएंगे? चाइना से खराब हो जाएंगे ना, अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे तो। रिकॉग्नाइज का मतलब हम ये एक्सेप्ट ना करें कि ये दोनों एक हो चुके हैं, ठीक है, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे कि चाइना को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले कि दोनों एक हो गए तो तिब्बत से खराब हो जाएंगे रिश्ते, है ना, क्योंकि तिब्बत अलग कंट्री है। तो ये सब प्रॉब्लम उस टाइम पे चल रही थी, लेकिन इंडिया ने जो है उस समय क्या डिसीजन लिया, जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में इस अटैक का कोई विरोध नहीं करा, कोई उस बात के ऊपर कोई बात नहीं करी, और एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना, एक्सेप्टेंस में आ गए, जस्ट बिकॉज अपने रिश्ते चाइना से अच्छे रहे, इसलिए भाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये चीज एक्सेप्टेंस में आ गई। 1950 में इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। और उसी टाइम पीरियड में जो तिब्बत के सबसे मेन लीडर हैं, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर उन्हें कहा जाता है, जो तिब्बत में बुद्धिज्म को पूरा संभाले हुए हैं, जिनका नाम क्या है? दलाई लामा। सब लोग जानते हैं। कहाँ रहते हैं ये आज के समय में? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ये उनका स्थान है। आप इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखोगे ना, वहां पे भी पूरा मिल जाएगा इनके बारे में। तो दलाई लामा जो है ना, ये हेल्प मांगते हैं किससे? इंडिया से, इस चीज को लेके। तो अब इंडिया, अब 3 चीजें फंस गई, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इधर दलाई लामा, और उधर चाइना, ये 3 है। अब ये इनसे मीटिंग करते हैं, ये दोनों शिमला में एक दूसरे से मिलने के लिए डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अब चाइना को ये बात का डर हो रहा है कि इनकी मीटिंग अगर हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है और इससे क्या रिजल्ट आ सकता है। चाइना को ऐसा लगता है कि या तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, कल को हमसे लड़ाई करके, हम पे अटैक करके ये दोनों एक हो जाएंगे, या फिर इंडिया चाइना और तिब्बत को अलग कर देगा, जो तिब्बत चाइना ने हथियार रखा है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से नहीं अब किया, धीरे धीरे करके हथियारने में लगा हुआ है, वॉर चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये अगर एक हो रहे हैं उस समय, ऑलमोस्ट एक होते जा रहे हैं, तो ये इनसे हेल्प ले रहा है, तो दैट मीन्स ये दोनों एक हो जाएंगे, या तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये मिलके इसको इंडिपेंडेंट कर देगा। तो चाइना को इस बात का डर था इन दोनों के लिए। तो फिर जब इन दोनों की मीटिंग होती है शिमला में, उसके बाद वो शिमला में मीटिंग हो नहीं पाती किसी वजह से, ये मसूरी में मिलते हैं। फिर पहले तो शिमला ही डिसाइड हुआ था, फिर मसूरी में मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू और दलाई लामा। तो जवाहरलाल नेहरू दलाई लामा को लेने जाते हैं और उनको अपने साथ ही लेके आ जाते हैं, और इंडिया में उनको एक सेफ जगह प्रोवाइड करते हैं। चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगती, और फिर चाइना पूरी प्रिपरेशन करता है, और इस वजह से 1962 में क्या छेड़ देता है हमारे ऊपर? वॉर। और वॉर भी कहां से छेड़ता है, कौन से फ्रंट से?
ईस्टर्न फ्रंट। ईस्ट में क्या आता है हमारा, अरुणाचल। अरुणाचल की एक जगह है तावांग डिस्ट्रिक्ट, वहां से वॉर की शुरुआत होती है। ईस्ट से होते होते वो वॉर किस तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ। वेस्ट में क्या चीज आती है, लद्दाख, उस समय का भी लद्दाख ही था वो, वहां तक वॉर शुरू होता है। और इस तरीके से उस टाइम पीरियड में ये तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन लद्दाख का रीजन जिसे आज हम सीओके या अक्साई चीन कहते हैं, वो हमारे हाथ से चला जाता है, वो रीजन उतना हाथ से निकल जाता है। और आज भी वहां पे क्लैशेस ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं। पैंगोंग लेक हो गया, वो भी हाथ से चली गई उसी टाइम पे, और वो चीज कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग है। आज भी वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ किलोमीटर अंदर आते रहते हैं, जिसके बाद हमारे और उनके क्लैशेस कॉमन से हैं, चलते ही रहते हैं क्लैशेस। ठीक है, वो कुछ किलोमीटर अंदर आते हैं, कुछ किलोमीटर हमारी आगे आती है, तो जो जीत गया भाई उसका हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ऑलमोस्ट क्लैशेस चलते ही रहते हैं, उनकी आर्मी हमारी आर्मी का। ठीक है, वो अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सीओके पे रुक गए, आके उस बॉर्डर लाइन पे आके रुक गए, नहीं, वो कुछ कुछ किलोमीटर यहाँ से अंदर आ रहे हैं, कभी इस रीजन से अंदर आ रहे हैं, कुछ किलोमीटर तक अंदर आते ही जाते हैं। आपको डेली ही कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि आज ये क्लैश हो गया, आज वो क्लैश हो गया। ठीक है, तो वो चीजें बहुत ऑन गोइंग सी। रीजन समझ में आया कि दलाई लामा क्या वो रीजन था, शेल्टर देना उनको, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये वॉर जो है वो भुगता है चाइना के साथ। ये बड़ा वॉर था 62 में, जिसको हम हार भी जाते हैं, बिकॉज इसके बड़ा सबसे रीजन ये है कि हमारे पास जो आर्मी थी ना हमारी, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, हमारी डिफेंस उतनी स्ट्रांग ही नहीं थी उस टाइम पे। बिकॉज 1962 में आप सोचो, हम लोग 1947 में आजाद हुए, 47 के बाद 49 में संविधान बना के 51 में हम अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च करते हैं। इस 5 ईयर प्लान में हमने कहीं भी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं करी, सिर्फ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पे फोकस करा, सीमेंट फैक्ट्री, स्कूल बनाना, ये आईआईटीज बनाना, पावर प्लांट लगाना, कहीं डिफेंस का कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, डिफेंस का कोई अलग से बजट में हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं उसके अंदर। उसी टाइम 51 से 56 ये चला, 56 से 61 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान चला, इसमें भी कोई खास हमने इंप्रूवमेंट नहीं करी डिफेंस को लेके, और 62 में तो वॉर ही हो जाता है। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो तो बिल्कुल ही फेल चला जाता है। इसी वजह से रीजन क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान जब आया 61 से 66 तक थर्ड प्लान चल रहा था उस टाइम पे, उसी टाइम पे हमारा वॉर हो जाता है, किसके साथ, चाइना के साथ, जिसकी वजह से हमारा बहुत भारी भरकम नुकसान होता है थर्ड 5 ईयर प्लान में। और इतना नुकसान हुआ, लोगों को अपने सोना गिरवी रखना पड़ा, बहुत सी जगह पे औरतों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा ताकि सरकार को पैसा मिल सके। ठीक है, सरकार के पास सोना गिरवी रखा ताकि वॉर लड़ने के लिए पैसा हाथ में आ सके। बहुत बुरे हालात हो गए थे उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सिचुएशन संभली हुआ। ठीक है, और उस समय हमारी पार्लियामेंट में एक कोई एमपी थे, उन्होंने ऐसा बोला कि ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना, जो ये पूरा हिली एरिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, नोबडी, माउंटेनियस है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और बिल्कुल ही ऐसा एरिया जो कि बंजर है, जहाँ पे कोई खेती भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ही पहाड़ का इलाका है। तो वहां पर एक हमारे एमपी थे, उन्होंने ये लाइन तक बोली थी कि जैसे वो जो पर्सन थे ना वो खुद गंजे थे, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि अपना सर दिखा करके कि ये वाली ये जगह है, ले भी लेंगे तो हमको क्या ही नुकसान होगा, मतलब बंजर जमीन है, जैसे मेरा बाल है जो बंजर है, मैं शैम्पू खरीद भी लूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, फायदा नहीं है, शैम्पू लगाऊंगा कहाँ। सेम ऐसे ही उन्होंने इसके लिए बोला कि बिल्कुल ही डिस्ट्रिक्ट और हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया, अगर चाइना इसको हथियार भी लेगा तो इंडिया को बहुत तगड़ा नुकसान होगा नहीं। ठीक है, लेकिन उनको इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि चाहे ऐसा भी कुछ क्यों ना हो, आप किसी भी रीजन को ऐसे हथियार नहीं सकते हो, चाहे चाहे वो हिली या कैसा भी हो, आप हथियार थोड़ी सकते हो हमारा रीजन। तो ये उस समय एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। एक मिनट रुको, अच्छा, थैंक यू। क्लियर हुई स्टोरी? ठीक है, ये हिस्ट्री चल रही है पूरी कि हमारे रिश्ते उनके साथ किस तरीके से थे। फिर धीरे धीरे करके रिश्ते थोड़े बहुत सुधरने शुरू हुए एक टाइम पर आके, क्योंकि चाइना भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, हम भी ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये है कि चाइना ने एक टाइम पे बहुत जबरदस्त छलांग लगाई है अपनी सारी चीजों के अंदर, ट्रेड हो चाहे उनकी इकोनॉमी हो। इवन आज भी चाइना के अंदर, आपको तो खैर पता ही होगा, ये सब तो आप जानते ही हो कि उनका अपना खुद का सारा इंटरनेट की सारी चीजें चलती हैं। दे डोंट यूज यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लाइक वी यूज,
राइट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन दोज कंट्रीज ना, जीपीएस के लिए हम उस कंट्री पे डिपेंडेंट है, यूएसए पे, मेटा पे डिपेंडेंट है हम लोग, ठीक है, हम ऑलमोस्ट गूगल पे डिपेंडेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पे। कल को उनका कोई प्रॉब्लम हो गया ना यूएसए में, हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा इधर, हम कोई पीपीटी नहीं बना सकते, हम कोई एक्सेल शीट नहीं बना सकते, हमारा हो जाएगा पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड डाउन हो जाएगा। आपको ये बात पता है ना, बीच में हुआ भी तो था एक बार ऐसा, क्या चीज, कुछ तो हुआ था ना बीच में ऐसा, माइक्रोसॉफ्ट वॉज डाउन शायद, कुछ ऐसा हुआ था, और पूरे टाइम के लिए हुआ था ये चीज, काफी देर के लिए हो गया था। तो हम लोग डिपेंडेंट है, बट दोस पीपल आर नॉट डिपेंडेंट, उनका अपना है हर चीज, अपना भी जीपीएस है, अगर जीपीएस डाउन हो गया तो हमारे को भी नुकसान उस चीज का, हम उसी उन्हीं पे डिपेंडेंट है। वैसे हमारा भी एक सिस्टम बन रहा है, व्हाट इज द नेम, नाविक, सुना है, अपना जीपीएस सिस्टम, बट हमारे फोन्स में वो कंपैटिबल नहीं है अभी, प्रेजेंट वाले फोन्स में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है उसकी, आज के जो हमारे फोन्स है वो आगे के बनेंगे होगा। और वैसे भी वो सिस्टम ज्यादातर डिफेंस के पर्सनल्स को दिया जा रहा है, ताकि एंड टू एंड उनका इंक्रिप्शन रहे, कोई लीक ना हो इंफॉर्मेशन, प्रिवेसी रहे उनकी, ठीक है। सो आज के टाइम पे अब बताओ, रिश्ते बीच में सुधरने लग गए, अब खराब कब हुए रिश्ते, प्रेजेंट डे में खराब है, कोई आना जाना नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं होती है, कुछ नहीं करते है ना, ऐसा कोई अच्छे रिश्ते हैं नहीं। तो खराब कब हुए, 2019 के बाद, जब से वो कोविड 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 के बाद से, तब तो खराब हुए सबसे ज्यादा, उसके बाद से, उससे पहले तक इवन हम लोग एक्सरसाइज भी करते थे, मिलिट्री एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड के नाम से, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम था हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ मिला के चलेंगे, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई है, ठीक है, ये स्लोगन था बहुत ज्यादा, जैसे रोटी बेटी का रिश्ता, ऐसे हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। हाँ, वो नहीं मानते थे ऐसा कुछ भी, ठीक है, इंडिया ने किया था हैंड इन हैंड, 2019 के लास्ट थी 2019, उसके बाद से ये एक्सरसाइज भी बंद हो गई, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद हो गई हैं। और उसी से जस्ट पहले, अगर अभी नेट चलो तो मैं पिक्चर्स दिखाती आपको, उसी से जस्ट पहले ना इंडिया ने ये डिसाइड किया था, इंडिया और चाइना ने मिलके ब्रिक्स की मीटिंग में ये चीज डिसाइड करी थी, साइडलाइन में, मतलब कि ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स की मीटिंग तो होगी होगी, उसके अलावा इंडिया और चाइना अपने रिश्ते सुधारने के लिए हर साल मिलेंगे, हर साल एक एक मीटिंग रखेंगे, वहां के पीएम, मतलब हमारे पीएम और वहां के प्रेसिडेंट हर साल एक एक जगह मिलेंगे, और एक बार वहां मिलेंगे चाइना में, एक बार इंडिया में मिलेंगे, ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। सबसे पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, चाइना गए थे हमारे प्रधानमंत्री, और वहां के जी जिनपिंग, तब से वही चलते आ रहे, 2018 में ऐसा हुआ। कहाँ गए, मीटिंग कहाँ पे थी, वुहान, वही वाली वुहान, याद आ गया ना, ठीक है। और फिर 2019 में मीटिंग होती है मामलापुरम, कहाँ पे है ये, महाबलीपुरम, सुना है, कहाँ है वो, ऐसे थोड़ी है, जरूरी थोड़ी पास ही बुलाएंगे, वो तो प्रेसिडेंट है, उसके पास से पैसा आ सकता है। क्या, अरुणाचल या आसाम, नहीं नहीं, वहां नहीं गया, वहां नहीं गया, नहीं। मामलापुरम एंड महाबलीपुरम बोथ आर डिफरेंट प्लेसेस, पहली बात तो, नहीं नहीं नहीं, तमिलनाडु, राइट, मामलापुरम इज इन तमिलनाडु, उसने गेस किया, डोंट टेक हिम सीरियसली, ही ओनली गेस्ड, जैसे नाम चल रहे, हाँ, वो पुरम नाम है ना, हाँ, इस तरीके का पुरम नाम है कुछ है, तो थोड़ा साउथ का हो सकता है, हाँ, तो तमिल तो क्या हो गया, नहीं नहीं, मामलापुरम इज अ प्लेस जहां पर टेम्पल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, टेम्पल्स, इट इज अ प्लेस नोन एज पगोडास, सुना है पगोड़ा, पगोड़ा मीन्स टेम्पल, रथ वगैरह टेम्पल, हमारा कल्चर पुराना दिखता है बहुत वहां पर, गोपुरम वगैरह, अच्छा पढ़ लिए हैं गोपुरम्स, ठीक है। तो जो भी है, आपको पता है ना, टेम्पल वगैरह के लिए जाना जाता है। वैसे महाबलीपुरम इज डिफरेंट एंड दैट प्लेस इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाबलीपुरम अलग जगह है। तो इस तरीके से हमारी मीटिंग्स हुई, एंड उसके बाद आपको पता है कोई मीटिंग का चांस ही नहीं है, कोविड आ गया, राइट। यहाँ पे तो आए थे हम, वहाँ के प्रेसिडेंट, अभी चल चल रहा होता तो मैं पिक्चर जरूर दिखाती। तो मामलापुरम में लास्ट था, उसके बाद नथिंग, डिसाइड किया, डिसाइड करते ही चाइना डिड समथिंग, और उसके बाद से फिर
कोई भी रिलेशन ऐसे नहीं है कि हम आए जाएं या कुछ करें। इवन दिस एक्सरसाइज इज पॉज्ड, हर चीज पॉज हो गई है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे इनके साथ कभी मीटिंग्स तो होती हैं, है ना, मिलते तो हैं ही एक दूसरे से, तो कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सिर्फ मीटिंग्स में ही, ब्रिक्स की मीटिंग में, है ना, ब्रिक्स की मीटिंग में मिल लेंगे। एससीओ की लास्ट मीटिंग इंडिया में ही हुई थी, ठीक है, वहां मिल लिए। ब्रिक्स में तो आपको पता ही है, अभी न्यू मेंबर्स जुड़े हैं, ये करंट में पढ़ा होगा आपने, वो है। और कौन सी हम ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल है? आसियान में तो हम ही नहीं है, आसियान में तो साउथ ईस्ट है ना, हम तो साउथ एशिया में आते हैं। हाँ नहीं, आसियान में कुछ नहीं है ऐसा। आसियान पता है ऐसे होता है पार्टिसिपेट, आपको क्लियर कर दूं एक चीज, आसियान के अंदर साउथ ईस्ट एशिया, SEA, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें ना तो इंडिया है और म्यांमार तो बोला ही नहीं मैंने, ना तो इंडिया है ना तो चाइना है, म्यांमार तो है उसमें। साउथ ईस्ट में म्यांमार है, म्यांमार से ही साउथ ईस्ट शुरू होता है। अच्छा मेंबर, मुझे म्यांमार सुनाई दिया। पार्टिसिपेट कैसे है वो सुनो, मैं वही तो समझा रही हूँ। अब इसमें ASEAN +3 होता है, ASEAN +6 होता है, ये एक नया टर्म निकल के आया है। ASEAN में नहीं है मेंबर, +3 में भी नहीं है हम मेंबर, +6 में है हम लोग, ठीक है। ASEAN की कंट्रीज में 10 कंट्रीज है, +6 और कंट्रीज आ सकती है जो उसके आसपास की हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड, नाम पता है ना सारे, और ये सब ASEAN के आसपास वाली कंट्रीज है। तो इनको अलग से बुलाया जाता है एज एन ऑब्जर्वर, जिसे +6 और +3 के रूप में जाना जाता है। हम लोग नहीं है ASEAN के मेंबर, हम पार्टिसिपेट इस बेसिस पे करते हैं। आप एक और चीज देखना, कभी भी आप देखोगे तो आपको ये नाम मिलेगा, इंडिया ASEAN समिट। इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया और ASEAN की सारी कंट्रीज ये मिलके सबमिट कर रही है। S जयशंकर गए भी थे इस चीज के लिए, ठीक है, फिलीपींस में हुआ था एक बार, बंदर सेरी बगावन एक जगह है वहां हुआ था, तो अलग अलग जगह होते रहते हैं, तो इंडिया वहां जाता है, लेकिन ASEAN का मेंबर नहीं, रट लो इस बात को, नहीं है, नहीं है। +3 और +6 का है, ठीक है। +3 में चाइना, नहीं US नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ठीक है, पास में पड़ती है ना कंट्रीज, वो है इसके अंदर। हम नहीं है मेंबर, हम +6 में आते हैं, ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगी अभी, समझ में आई बात, ठीक है। तो चाइना के साथ में यहाँ पे मीटिंग नहीं होती है हमारी, जब +6 की मीटिंग होती है तब चाइना होता है। उसके बाद एक और हमारा म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ADB, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लोन का अमाउंट इसी से ही आता है। पूरे कोविड में जितना भी हमने सारा खर्चा किया है, वैक्सीन एंड एवरीथिंग, सबसे बड़ा लोन का अमाउंट कहाँ से लिया है हमने? ADB से, एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB इज इन फिलीपींस, ठीक है। ये है, ये हम म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है। यस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशिया की कंट्रीज यहाँ से लोन ले सकती हैं, ठीक है। एक ये है और एक है AIIB, फुल फॉर्म बोलो, AIIB। ये चाइना का खुद क्रिएट किया गया बैंक है। रीजन, ADB जो बैंक है ये 1966 में आया और ये बहुत पुराना बैंक है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रही थी कि इस बैंक में, क्योंकि 1966 का है और उस समय 2 मेन पावर्स उभर के आ रही थी, तो इन्हीं का शेयर सबसे ज्यादा है, इन्हीं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। एंड चाइना वाज नॉट एबल टू टॉलरेट कि एशिया का बैंक एंड ही इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस, और वो चाहता था कि ऐसा कोई बैंक हो जिसमें ये दोनों ना हो, पहली बात तो, और साथ ही साथ सारा का सारा जो भी ASEAN को लोन जाना है ना, वो मेरे थ्रू जाए, चाइना के थ्रू जाए, ठीक है। तो उसने क्या बनाया, एक AIIB अलग से बैंक बना, और ये बहुत पुराना नहीं है, 2016 का बैंक है। और इसके हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली फिर कहाँ होंगे? चाइना में। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी वोटिंग पावर, सबसे बड़ी शेयरिंग पावर, एवरीथिंग कौन है? चाइना। इसमें USA जापान नहीं है, दोनों ही कंट्रीज नहीं आती है। इंडिया है इसमें, बिल्कुल है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी शेयरिंग इंडिया की आती है, ठीक है। तो वही है ना, जिसके जितना ज्यादा पैसा होगा, फंडिंग ज्यादा होगी, उसको वोटिंग पावर भी उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन ब्रिक्स में सबसे अच्छा रहता है। ब्रिक्स में क्या, 5 कंट्री प्लस अब 6 जुड़ गई है, लेकिन इन 5 कंट्री का पहले क्या होता था, 20-20% की शेयरिंग,
20% की वोट पावर। ये सबसे अच्छा था, किसी का ज्यादा नहीं पैसा, किसी का कम नहीं होगा, और सबको बराबर का वोट देने का अधिकार होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये इनका बहुत अच्छा सिस्टम था। अब तो क्या है, ये बैंक काफी है, लेकिन इंडिया इससे कम लोन लेता है, प्रेफर कम करता है। इंडिया का लोन टेकिंग कैपेसिटी यहाँ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पूरा कोविड इसी में निकला है। ठीक है भाई, समझ में आई स्टोरी? हाँ, उन 6 कंट्रीज का अभी कोई वो नहीं है उसके अंदर, अभी वो 6 कंट्रीज का कोई है नहीं, जुड़ गए हैं वो, लेकिन अभी भी मैं ये 5 ही सारा संभालते हैं, क्योंकि इनका पूरा अभी सिस्टम बनना वगैरह चल रहा है, अभी बना नहीं है। प्रपोज्ड है, अभी ऐड नहीं हुए, प्रपोज्ड है अभी तो 6 ऐड, 6 तो हो गए हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान भी प्रपोज है, चाइना इज सपोर्टिंग फुल वे। ठीक है, अब एक तो ये थी पूरी स्टोरी, बाकी अब नेट चलता तो मुझे काफी अच्छी पिक्चर्स में दिखाना था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुना है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सुना है? ठीक है, सुने है ना? ये तो पहले उसका नाम था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, 2013 में आया था। एक बेल्ट एक रोड, मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड को, यूरोप और एशिया को बेसिकली हम लोग एक रास्ते से, एक रोड से कनेक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी डन बाय चाइना। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब रोड के थ्रू एक पूरी बेल्ट होगी जिसमें एशिया और यूरोप जाने का पूरा एक रास्ता तैयार होगा, कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। जैसे अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो देयर इज एन एक्सप्रेस वे, पूरा कंप्लीट एक्सप्रेस वे है 1100-1200 किलोमीटर का, तो पूरा एक्सप्रेस वे से जा सकते हो ना। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारत का, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न फ्री इकोनॉमिक कॉरिडोर। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है आज तक का ये हाईवेज के मामले में भारत का। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है पूरे 2 मेन सिटीज को, द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली मुंबई। ठीक है, सो ये है। ऐसा ही अब आप देखो नाम कैसे यूज करते हैं, सेम इसी टाइप के नाम आपको हर जगह देखने को मिलेंगे अब। ठीक है, तो अब ऐसा ही इंडिया जो है ना, ये चाइना, इसने डिसाइड करा कि हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए नाम रखेंगे अलग अलग जगह पर, चाइना और इंडिया को कनेक्ट करेंगे, चाइना पाकिस्तान को करेंगे, तो ऐसे सब बनाएंगे पूरा। बट जब ये इनिशिएटिव बाहर आया तो इंडिया डिडंट सपोर्ट दैट इनिशिएटिव, बिकॉज इंडिया डिड नॉट लाइक द थिंग। सो इंडिया ने इस पूरे पे अभी भी साइन नहीं किया हुआ। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, बट चाइना एंड पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ पार्ट, पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, तो वो तो पार्टिसिपेंट है इसके अंदर। इसी की वजह से एक नया इसके अंदर बनाया जा रहा था, सुना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना की एक जगह से पाकिस्तान की जगह तक रास्ता तैयार होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों? क्योंकि यहां से ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, चाइना की जगह है काशगार, चाइना से लेके पाकिस्तान तक। ठीक है, इसका पोर्ट का नाम मैं बताती हूँ अभी, ग्वादर। लेकिन बीच में जो रास्ता पड़ता है, जिस रास्ते को इन्होंने बनाया था, वो रास्ता पड़ता है POK का। ठीक है, जिस रास्ते से ये पूरा नक्शा तैयार करके निकाला गया है, एंड इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, सो दिस वे, दिस रास्ता कैन नॉट बी डन, बिकॉज इंडिया तो पार्टिसिपेंट ही नहीं है ना, आप इंडिया से तो रास्ता निकाल ही नहीं सकते। तो चाइना की स्ट्रैटेजी थी, अगर हम यहाँ से रास्ता निकालेंगे तो अल्टीमेटली हम POK को कट ऑफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और अल्टीमेटली जब कट ऑफ हो जाएगा POK, तो हम जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा रीजन, तो पाकिस्तान की हेल्प कर देंगे हम इस चीज़ को लेकर के, और इंडिया से तो हमने काटना ही, हमें रेपुटेशन बढ़ानी है इंडिया के आगे, तो वो सब करने के लिए था। लेकिन अभी ये चीज़ रुक गई है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बताओ, ये रास्ता अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? चाइना को, पाकिस्तान को भी होगा। और इस वाले रास्ते को पूरा बनाने में लोगों को भी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना। किसको मिलनी चाहिए जॉब? पाकिस्तानी लोगों को मिलनी चाहिए, अगर वो ग्वादर में बना रहे हैं तो, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुई, वहां पे चाइनीज आर्मी दिख रही है हर जगह, चाइना के लोग दिख रहे हैं। तो जो ग्वादर के लोग है ना, बलूचिस्तान का रीजन है ये, थोड़ा सा हटके पड़ता है चाइना से, पाकिस्तान में ही है बलूचिस्तान, लेकिन थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है। आप मान के चलो पाकिस्तान का सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरिया इज बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान जो है ना,
वहां के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, लोकल पीपल जीरो सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको दो ना जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर प्लान कर रहे हो हमारे ही देश में तो गिव आवर पीपल द अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट, टू डू दी थिंग्स, टू मैनेज द थिंग्स, हमारे लोगों को दो। हर जगह चाइनीज आर्मी क्यों दिख रही है, हर जगह चाइनीज लोग क्यों दिख रहे हैं वहां पे काम करने के लिए? इसलिए लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिला इस प्रोजेक्ट को। इसलिए जब लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी हॉल्ट पे है, रुका हुआ है। ठीक है, वहां तो डेवलप हो जाएगा बट यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो एक तो ये है, एक तो ये टर्म समझ में आई ये वाली। ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल समझते हैं। मैं पूछती हूँ एक बार, अगर इंटरनेट हो जाए तो एक बार कंफर्म करती हूँ इंटरनेट का क्या है, तो उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का समझते हैं। लिख लें, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना लिखने को। ठीक है, लिखिए, हेडिंग बनाओ, लिखवाऊंगी मैं, ये तो समझाने के लिए थे सारी चीजें। देखिए भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पहला पॉइंट। लिखिए भाई इसके फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इंडियन एपिक महाभारत इवन मेंशंस, द इंडियन एपिक महाभारत even mentions China as the Qin dynasty, as the Qin, Qin dynasty spelling, as the Qin dynasty. नेक्स्ट पॉइंट, चाणक्य का नाम जानते हैं सब लोग, चाणक्य अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, सब जानते हैं ना? लिखो, चाणक्य इन हिज अर्थशास्त्र, चाणक्य इन हिज अर्थशास्त्र refers Chinese silk dress as सिनाम सुक, स्पेलिंग इज देयर। हाँ, चाइनीज सिल्क ड्रेस, चाइना की सिल्क ड्रेस देखिए, वो पहनावा देखा उनका, कितना कलरफुल करके ऐसे पहनावा होता है, लॉन्ग सा। ठीक है, वो ऐसे करके इस तरीके से पहनना होता है, ऊपर एक क्राउन टाइप पहनते हैं वो लोग, हाथ में वो होता है ना एक तरीके का पंखा टाइप वो लेते हैं। ठीक है, ड्रेस इंटरेस्टिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने भी पहनी थी। वो होता है ना ट्राई व्राई करने के लिए जब होती है, ठीक है, फोटो शूट के लिए, मैंने भी ट्राई किया था, तो काफी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, हाँ, वो ऐसे क्राउन व्राउन पहना के, हाथ में ये पहना के वो करके कराते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने ट्राई किया था कि चलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना तो जाना नहीं है कभी, चाइना जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हम गए थे मलेशिया, तो मलेशिया में क्या है कि मलेशिया में ऐसा सीन है कि है मलेशियन लोग काम कर रहे हैं, बट द ओनर्स ऑफ दो शॉप आर चाइनीज, ऐसा है। वहां के लोगों ने ही बताया, वहां के लोग ही परेशान थे, तो हम किसी चीज की बार्गेनिंग करा रहे थे कि मतलब ये चीज सस्ती लगाओ, क्योंकि हम बहुत सारी खरीदी थी सबके फ्रेंड्स और फैमिली में गिफ्ट करने के लिए, ये सब बहुत सारा सामान खरीदा। तो हमने कहा बार्गेनिंग करेंगे भाई इस चीज पर, तो बहुत सारी खरीद रहे हैं, अब कब सस्ती करो। तो उस औरत ने बोला कि हम नहीं करेंगे, हमारे बॉस के हाथ में, तो उनको बॉस को बुलाओ, बात कर लेते हैं। बॉस को कहते वो तो चाइना में, वो चाइना में सो रहा है, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब उसने अपनी भाषा में बोला, फिर हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, चाइना ने सारा बर्बाद कर दिया मलेशिया को, ये वो करके उसने ऐसी सब बातें बोली। देन वी गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा भी है यहाँ पर, तो हमने काफी लोगों से पूछा, तो पता चला कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है मलेशिया में और बाकी आसियान कंट्रीज में। चाइनीज ओनर्स हैं जो कि वहां पे काम करते हैं, मतलब चाइनीज ओनर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, एंड मलेशियन पीपल आर वर्किंग अंडर देम। ठीक है, ये हर जगह कब्जा है इनका। ठीक, कहाँ चाइना और कहाँ मलेशिया, बट स्टिल ये चीजें हैं उनमें, तो वो चीज बात है कि भाई ऐसा भी उनका सीन है। तो वहां पर वी ट्राइड दिस ड्रेस, जिसको अर्थशास्त्र में सिनाम सुख के नाम से जाना जाता है, चाइनीज ड्रेस, सिल्क ड्रेस एज सिनाम सुख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
Buddhism was transmitted from India to China via Silk Road. सुना है ना सिल्क रोड का नाम? via Silk Road. सिल्क रोड के रास्ते ये सामान जो है वहां पे जाता था. Buddhism was transmitted from India to China and trade happened via Silk Road. हर चीज का ट्रेड होता था. अफीम की खेती बहुत जाती थी उस तरफ, हो गया पर्ल्स हो गए, ये सब चीजें बहुत कॉमनली वहां से यहाँ आना, यहाँ से वहां जाती थी. सिल्क रोड, रोड लिख लो, रूट लिख लो, रूट एक ही बात है, जैसे सही लगे वो लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके बाद नेक्स्ट आगे, आपने सुना होगा, अगर मतलब हिस्ट्री में थोड़ा बहुत एंशिएंट पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा? तब तक तो आए ही नहीं थे इंडिया में. वो तो सुने होंगे, चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया आए थे बुद्धिज्म के रिकॉर्ड लेने. ह्यून सैंग, फाहीन, नाम तो सुने हैं ना ये वाले. तो वहां से रिलेशंस बढ़ने शुरू हुए. जब इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? कहाँ पे है नालंदा? बिहार में. हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे? आई है बिहार मतलब? तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा में काफी रिकॉर्ड्स थे बुद्धिज्म से जुड़े हुए. तो यहाँ पर कुछ ट्रैवलर्स आते हैं, फाहीन, ह्यून सैंग, ये सब आते हैं जो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करते हैं चाइना में, फ्रॉम इंडिया टू चाइना. देखिए इसी में आगे हिस्ट्री में हाँ, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करा था. यहाँ के लिटरेचर के रिकॉर्ड्स गौतम बुद्ध से जुड़े हुए, उनकी संघ से जुड़े हुए, उनके 3 पिटाकास थे, सुना है? अभिधम पिटाका, सुत पिटाका, विनय पिटाका. सुने हैं नाम? ये उनकी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं. जैसे अपनी होली बुक में भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये सब आता है, ऐसे उनकी भी बुक्स है. हाँ, उनकी 3 बुक्स की बास्केट है. तो ये जो 3 है ना बुक्स, इनको प्रोपोगेट करा था इन लोगों ने चाइना में. ठीक है, तो लिखिए भाई, ये व्यक्तियों के नाम लिख लो. फाहीन, ह्यून सैंग, क्या चीज? स्टार्टिंग में यही लिखो नाम व्यक्तियों के. फाहीन, ह्यून सैंग, traveled to India and wrote so many articles over that. नालंदा एंड बुद्धिज्म ट्रेडिशंस लिख लो, सारा कुछ ही है. Next point. In the time period of Tipu Sultan, in Mysore पता है ना कहाँ है? कर्नाटका. In Mysore, Chinese technology was used for sugar production. Chinese technology was used for sugar production. Chinese technology was used for sugar production and sandalwood was exported to China. And sandalwood was exported to China. Sandalwood मतलब चंदन. चंदन सिंपल, इसमें लाल चंदन और हाँ चंदन सिर्फ, सारे टाइप के चंदन थे. लाल चंदन तो पुष्पा से फेमस हो गया. हाँ मतलब कम ही था, लोग कम जानते थे, फिर भी ये कि पुष्पा से ज्यादा फेमस हो गया. हाँ, सब तरह का ट्रेड जो है वो किया जाता था. ठीक है, ठीक है भाई. नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, आफ्टर दिस या आफ्टर दिस. हाँ हाँ, अगला पॉइंट बना के, अभी हिस्ट्री चल रहा है सब कुछ. आफ्टर दिस, when India gained independence in 1947, comma,
India started establishing India started establishing India started establishing relations India started establishing relations with China with China on 1st October 1949 on 1st October 1949 1st October 1949 China gained independence China gained independence gained independence ठीक है नेक्स्ट इसके बाद रिलेशन स्टार्टेड ऑन एन ऑप्टिमिस्ट नोट काफी अच्छे तरीके से रिश्ते शुरू हुए ऑप्टिमिज्म के साथ रिलेशनशिप स्टार्टेड ऑन ऑप्टिमिस्ट नोट एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू इंडियाज प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू हाँ पॉइंट नेक्स्ट में आगे इंडियाज PM JL नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर चाइना के किंग को जो थे उस समय प्रीमियर बोला जाता था व्यक्ति का नाम लिख लेना सामने लिखिए स्पेलिंग चाइनीज प्रीमियर मतलब चाइना का हेड उस समय प्रीमियर शब्द बोला जाता था हेड को ज़हाऊ एनलाई द नेम ऑफ अ पर्सन साइंड अ प्रिंसिपल नोन एज पंचशील प्रिंसिपल दोनों ने मिलकर साइन किया साइंड अ प्रिंसिपल नोन एज पंचशील प्रिंसिपल signed a principle known as Panchashil principles 54 में ठीक है प्रिंसिपल्स लिख लो भाई क्या है फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स लिख लो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स mutual respect for each other's territorial integrity territorial integrity territorial integrity second point mutual non-aggression mutual non-aggression third point mutual non-interference mutual non-interference fourth point equality and cooperation for mutual benefit equality and cooperation for mutual benefit next peaceful coexistence peaceful coexistence कितने हो गए पांचों तो ये पांच इन्होंने आपस में प्रिंसिपल साइन करे नेक्स्ट लिखो B.R. Ambedkar was surprised that B.R. Ambedkar was surprised that JL Nehru is taking these principles very seriously. These principles very seriously. Even आचार्य JB कृपलानी नाम सुना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे करेक्ट और JB कृपलानी इनकी वाइफ का नाम जानते हो सुचेता कृपलानी शी वॉज द फर्स्ट ऑफ
यूपी. She was the first women chief minister of UP, not first CM, women CM. ओके इनकी वाइफ. और दूसरी चीज, जेबी कृपलानी वॉज दैट पर्सन हु सपोर्टेड गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह इन बिहार. इवन गांधी जी स्टेड एट हिज होम ड्यूरिंग द प्रोसेस. पूरे चंपारण में इन्हीं के घर पे रहे थे. ठीक है, जेबी कृपलानी. इनका नाम 3 से 4 बार आपकी हिस्ट्री में आएगा. आप पढ़ोगे कि जब कांग्रेस का लास्ट सेशन था आजादी तक का, आजादी के बाद जब 48 में कांग्रेस का सेशन हुआ तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? जेबी कृपलानी. फर्स्ट सेशन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछता तो कौन थे? जेबी कृपलानी. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो इन्होंने भी क्या बोला इस ट्रीटी को देख के लिखिए. जेबी कृपलानी सेड दैट, जेबी कृपलानी सेड दैट दिस ट्रीटी वाज born in sin. दिस ट्रीटी वाज born in sin. sin क्या होता है? पाप. पाप की उपज है. कोई फायदा नहीं है इस ट्रीटी का. सबने इसको मतलब डिसअपॉइंटमेंट की नजर से देखा सबने. ठीक है. अच्छा, नेहरू जी ही क्यों कर रहे हैं साइन? पीएम है इसलिए? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, कोई और कारण भी है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी है. एग्जैक्टली. ठीक है, इसलिए वो ये चीजें साइन भी कर रहे हैं कंट्रीज के साथ. आगे लिखिए. नेहरू वॉज हिमसेल्फ डिसअपॉइंटेड व्हेन ही, इसी में अगला पॉइंट, Nehru was himself disappointed when it became clear that when it became clear that both the countries when it became clear that both the countries had a conflict of interest in Tibet. Had a conflict of interest in Tibet. Had a conflict of interest in Tibet. ब्रैकेट में बफर जोन. बफर जोन है या नहीं है तिब्बत उस टाइम पे? अब नहीं है, उस टाइम पे तो था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. चाइना वॉज सीइंग, China was seeing, SEEing, देख रहा था, तिब्बत as a part of its territory, तिब्बत as a part of its territory, even India accepted Tibet, whereas India accepted Tibet as a part of China. टेरिटरी ऑफ क्या लिखा, दोबारा बोलो स्टेटमेंट. इवन इंडिया एक्सेप्टेड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना. and that's how हिंदी चीनी भाई भाई came into existence. हाँ, सच में उस समय ही आया था ये चीजें, उसी समय बहुत निकल के आई थी. मजाक नहीं है ये, सच में. and that's why हिंदी चीनी भाई भाई came into existence. क्या चीज? हाँ, फ्रेज है, एक टाइप का स्लोगन है. ये थोड़े से मतलब हमने अभी थोड़े से ये रिलेशंस के बारे में देखा है कि इस तरीके का रिश्ते हैं. यहाँ तक समझ में आया? पहले बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो. ठीक है भाई, कोई डन यहाँ तक? कोई कुछ डाउट? तो अभी क्या है, ये सबसे पुराने टाइम के रिश्ते हैं, बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम के रिश्ते. फिर इसके बाद लिखो भाई, इसमें आई थिंक यहाँ लिखा था मैंने, हाँ ये रहा ना, इसी में रीजंस वगैरह. ठीक है, लिखिए इसके अंदर. हाँ, अब लिख लो सीधा 1962 वॉर को एक्सप्लेन करेंगे अब. 1962 इंडिया चाइना वॉर. हाँ, हिस्ट्री में ही अभी तो
इनके साथ हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही बड़ी है, बाकियों के साथ कम है, इनके साथ ज्यादा है। इनका पाकिस्तान थोड़ी सी एलैबोरेटेड है, ये 2-3 टॉपिक थोड़े से ज्यादा पढ़ने डिटेल में। एंड चाइना को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, किसी भी इनडायरेक्टली तरीके से पूछ लिया जाता है, सो वो तो पढ़ना ही है। 1962 भाई लिखो, वॉर के कारण और ये सब क्या था, इंपॉर्टेंट वॉर है 1962 वॉर, लिखो भाई इसके अंदर। चाइना विंस ड्यूरिंग दिस वॉर, चाइना विंस ड्यूरिंग दिस वॉर। लिखो भाई रीजन, रीजन क्या थे वॉर के कारण, नहीं वॉर के, विन तो हो गया ठीक है, पर जीता क्यों, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, गिविंग शेल्टर टू दलाई लामा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, गिविंग शेल्टर टू दलाई लामा, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चाइनाज इंटरनल स्ट्रगल्स, चाइनाज इंटरनल स्ट्रगल्स, इसी में लिखो, चाइना वाले स्ट्रगल में लिखो, पॉइंट में ही। इनसाइड चाइना देयर वाज अ ग्रोइंग, inside China there was a growing dissatisfaction, there was a growing dissatisfaction with, dissatisfaction with, स्पेलिंग सामने है, माओ जेडोंग, ये वही व्यक्ति है माओ जेडोंग जिसने वो 5 फिंगर पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट दिया, इन्हें माओवादी कहते हैं। माओ जेडोंग ये वहां का प्रीमियर था, वहां का प्रेसिडेंट था उस समय का, वॉर के समय यही व्यक्ति प्रेसिडेंट था। तो याद कर लेना, ट्रीटी जिसने साइन करी थी उसका नाम अलग है, वॉर वाले का नाम अलग है, ठीक है, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट ठीक है, नाम तो करने ही पड़ेंगे याद, ठीक है। तो इसकी एक पॉलिसी थी जो 5 फिंगर वाली है, जिसे हम कंबाइनिंगली कहते थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। जो ये भाई इस पॉलिसी के कारण और इस चीज के कारण ही चाइना इतना डेवलप हो पाया। मतलब ये व्यक्ति जो है ना, ये कहता था कि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करो, सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए ट्रेड और इकोनॉमी। अगर ये 2 चीजें बढ़ गई ना तो देश अपने आप मॉडर्न हो जाएगा, अपने आप टेक्नोलॉजी आ जाएगी, धीरे धीरे अपने आप सब चीजें ग्रो होंगी। मेन आपको पैसा आना चाहिए ट्रेड और इकोनॉमी से, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को गुलाम बना लो अपनी ट्रेड और टेक्नोलॉजी से, अपनी इकोनॉमी से। एंड आपको पता है कि चाइना के अंदर क्या चीज है, चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन भी अगर आप देखो ना आज के टाइम पे, तो 300 350 की स्पीड पे भी जाएगी तब भी हिलेगी नहीं वो। आपका फोन जहां पड़ा है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं वहां से, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी वहां पे हो गई है। अपने यहाँ पर तो ठीक है 100 की स्पीड भी नहीं पकड़ती ट्रेन, और 80 में ही हम हिलने लग जाते हैं, हम ही ऐसे ऐसे करके हिल रहे होते, फोन और ट्रेन तो छोड़ो, फोन और बाकी चीजें तो छोड़ो। हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को, है ऐसा, चाहे हम ट्रेन कितनी मॉडर्नाइज ले, ट्रैक तो पुरानी ही है, ठीक है। पहली ट्रेन कब चली थी इंडिया में, यस 1853, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो वो इतनी पुराना कॉन्सेप्ट है, तब से जब तक चले ही आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने बहुत मॉडर्नाइजेशन करी, लोग इससे थोड़ा डिससैटिस्फाइड थे कि एकदम इतनी तरक्की अगर करोगे तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा, एकदम से तरक्की करोगे, ऐसा भी तो होता है ना, अगर आपने एकदम से तरक्की करी है तो आपने कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगता होगा ना उसका। तो इसकी लोगों इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अगर ये व्यक्ति लोगों को गलत प्रूफ कर दे और वॉर जीत जाए, तो उसको ये दिखाने को मिल जाएगा ना लोगों को कि हमारी इसी पॉलिसी की वजह से हम लोग वॉर जीत पाए, वो भी इंडिया जैसी कंट्री से। तो इसने इस बात को लेके पूरी स्ट्रगल झोंक दी और अपने आप को पूरा साबित करने के लिए वॉर में जीत हासिल करनी ही करनी थी इसको, ठीक है। तो इस वाली पॉलिसी का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें आती हैं ये चीजें, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या लिखा, लाइन बताओ पूरी, लाइन जो लास्ट लिखी है, with Mao Zedong's Great Leap Forward policy, Great Leap Forward policy, Great Leap Forward, Great Leap का मतलब समझ गए,
एक बहुत बड़ा गैप लेके सीधा छलांग मार के आगे पहुंच जाओ, ग्रेट लीप ले लो एक, ठीक है, ग्रेट लीप लेके सीधा आगे फॉरवर्ड हो जाओ। विच ऑल्सो कंप्राइजेस, इसी में लिखो विच ऑल्सो कंप्राइजेस, विच ऑल्सो कंप्राइजेस, ये सामने से लिख लो, 5 फिंगर 1 पाम, 5 फिंगर में क्या है वो सब नोट कर लो, 5 फिंगर एंड 1 पाम। हाँ हाँ, 5 फिंगर एंड 1 पाम पॉलिसी कहते हैं। इसने ये अनाउंस करी थी माओ जेडोंग ने अपनी स्पीचेस में कि मेरी इस पॉलिसी का साथ दो, मेरी ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी का साथ दो, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, अगर लोग साथ देंगे तो हम ये हासिल कर लेंगे। और जिसमें से उन्होंने तिब्बत कर भी लिया हासिल, अरुणाचल पे कब्जा करने पे बैठे हैं, लद्दाख का सीओके हासिल कर चुके हैं, सिक्किम पे झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, नेपाल भूटान की मदद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का ही हिस्सा है। हाँ, कर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ है उनको, तो ये कहना भाई हमको हमारा सब कुछ है, सब कुछ हमारा ही है, वो तो तुम गलत हो, तुम कब्जा किए बैठे हो, है तो हमारा ही। तो उनकी इस तरीके की सोच है, ठीक है भाई। तो इसे माओज, जो इस पॉलिसी को मानते हैं, जो फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को, उन्हें माओवादी कहा जाता है, माओइस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। आगे लिखिए इसके अंदर। इसी में पॉइंट में, इसी वाले में चल रहा है, चाइना वाले स्ट्रगल के पॉइंट में, नहीं इसी में चल रहा पूरा कॉन्टिन्यूएशन में। विनिंग द वॉर, विनिंग द वॉर कैन इम्प्रूव, विनिंग द वॉर कैन इम्प्रूव माओज या माओज अफर्मेशन, मतलब माओस की जो चीज है अगर जीत जाएंगे तो माओ की बात को और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, फिर लोग मानना शुरू हो जाएंगे। ये था कारण लड़ाई लड़ने के। हम्म, बुरा लगा, और उनको ये प्रॉब्लम हुई कि कल को तिब्बत हमसे ना हथियार ले, ये लोग स्ट्रैटेजीज बनाए आपस में, और या तो तिब्बत को आजाद करवा दे या तिब्बत और इंडिया मिक्स कर दे, ठीक है। बुद्धिज्म मानते हैं वो तिब्बत वाले, तो तिब्बत और बुद्धिज्म कनेक्ट हो जाएगा, अपना इंडिया में बुद्धिज्म है, मतलब यूपी बिहार में उसके रूट्स हैं, तो अगर वो हो गया तो ये दोनों जुड़ ना जाए और हमारे हाथ से ना चला जाए। पे अटैक किया था शुरुआत में, लद्दाख में किया, हाँ, ये कारण था, सबसे बड़ा कारण ही यही था, इंडिया ने शेल्टर दिया इसलिए। तिब्बत तो 50 में ही कर लिया ना कैप्चर, स्टार्टिंग में लिखा है हमने ये चीज, तिब्बत तो ऑलमोस्ट 50 में कैप्चर कर लिया, लेकिन जो दलाई लामा जो लीड कर रहे थे उस वॉर को और सारी चीजों को, उनको भागना पड़ा वहां से। अब भाग के सबसे नजदीक जगह कौन सी बचती है, सबसे सेफेस्ट जगह इंडिया ही है, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कॉन्टैक्ट किया, नेहरू सपोर्टेड, एंड वो यहीं पर, और आज भी वो यहीं है। कैप्चर तो हो चुका है अब तक, तो खत वही रीजन है, अब तो तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और दलाई लामा इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, पहली बता दूं, इट इज अ नेम ऑफ अ पोस्ट, और उसमें पर्सन बदलते हैं, दलाई लामा इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हाँ, पर्सन बदलते हैं उस पे, हाँ, वो बस ये है कि बुद्धिज्म की टॉप मोस्ट पोजीशन है वो, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना आचार्य गुरु, अब आचार्य गुरु तो बदलते रहते, है ना, तो वो ये हो गया, अब अगला पर्सन आया, फिर कोई और आया, तो वैसा है, शंकराचार्य थे, अब उसके बाद कोई और आया, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होगी ना आगे चीज जनरेशन वाइज, तो वो दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है, पोस्ट है। नहीं, जरूरी नहीं है, जिनको वो अपनी गद्दी आगे ट्रांसफर करेंगे, जो भी उनके मॉन्क रहे हैं, उनके, हाँ, जो भी मॉन्क रहे हैं जो डिजर्विंग है उनको फॉरवर्ड, जरूरी नहीं है उनका बेटा ही हो, बच्चे अपने, हाँ, वो अगला होगा, फ्यूचर इसमें है, इसके पास होगा, वो आगे प्रिडिक्शन चलती है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा मतलब होगा, ऐसा ये है कि वो नेक्स्ट पर्सन कोई और होगा, वो डिसाइडेड होता है पहले से ही, जरूरी नहीं है उन्हीं का बच्चा हो कोई आगे, जरूरी नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है ये प्रोसेस, और अच्छी बात है हेरिडिटरी नहीं है, फिर तो अनडिजर्विंग पर्सन भी आ जाएंगे ना इसके अंदर।
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा रीजन दलाई लामा था। दूसरा वही माओ जेडोंग का ये स्ट्रैटेजी, उनको ये प्रूव करना था माओ जेडोंग को कि जो पॉलिसी है ना, अगर वो लोग हमारा हेल्प करे, सपोर्ट करे, आर्मी सपोर्ट करे, तो हम ये सब हासिल कर सकते हैं। वॉर में जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, टू मेक हिज पॉलिसी प्रूव्ड सबके सामने। क्योंकि कई लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन को, टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो खामियाजा लोगों को ही हमारे भुगतना पड़ेगा, लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो वही तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर वहां पे। ठीक है, तो ये चीज का कारण, इसका दूसरा बड़ा कारण था। दो कारण सबसे बड़े थे इसके ऊपर। अगर दलाई लामा को शरण नहीं दी होती तो माइट भी ऐसी चीज, सिचुएशन अराइज ना होती उस टाइम पे, बट हुआ था और चाइना बहुत इजीली इस वॉर में जीत गया था। हाँ, वो मतलब वही कोई ना कोई बहाना लेके एक्वायर करना ही चाहता है। चाइना का पता है एक प्रॉब्लम ऐसा है, वो ना बहुत लंबे तक वॉर खींचते हैं, लंबे तक खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। बंदा परेशान होके सामने वाला ना यही कहते कि आधा आधा बांट लो भाई तुम, ये आधा हिस्सा जबकि है हमारा वो पूरा, जैसे मान लो ये पूरा हिस्सा हमारा है, बट चाइनीज आर्मी अप्रोच कर करके यहाँ अटक अटक जाएगी, यहाँ से आगे नहीं आएगी वो हमारे हिस्से में। मान लो ये पूरा 10 किलोमीटर का हिस्सा है, चाइनीज आर्मी यहाँ से 3 किलोमीटर ना अंदर आके वहीं रुक जाएगी। ये स्ट्रैटेजीज है उनकी, और यहाँ आके अटक करके इतना परेशान करेगी हमारी आर्मी को कि जबरदस्ती हमें ये लगेगा, हमारी आर्मी को हमें ये लगेगा कि हमने उनको यहाँ से एटलीस्ट उनसे यहाँ से यहाँ आ गया आने नहीं दिया उनको। ठीक है, वो इतना वहां उस जगह पे परेशानी क्रिएट कर देती है लोगों के लिए कि हमें मजबूरन वो हिस्सा उनको देना ही पड़ जाता है, हम उनसे पीछे कर ही नहीं पाते हैं उनको। वो जबरदस्ती एक जगह पे लॉन्ग टर्म रुके ही रहते हैं, धीरे धीरे करके हिस्से हासिल करते हैं वो, कुछ कुछ किलोमीटर आगे आके लो हमारे आर्मी को परेशान करके धीरे धीरे करके आगे आने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम उनको यहीं रोक दे, हम ये नहीं, हम इस दिमाग नहीं लगा पाते, हमारी आर्मी और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हमें ये हमारे हिस्से में घुस के हमें पीछे भी तो करना है इनको। हम इस कोशिश में रहते कि बस वो आगे ना आए, हम उनको पीछे करने की कोशिश में नहीं रहते। इस वजह से क्या है, हर बार हर साल कुछ कुछ किलोमीटर वो आगे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अंदर हिस्सा करे ही जा रहे हैं। हम उनको धकेलने के लिए सोच रहे, हम उनको रोकने के भी उछल लगे हुए हैं, खुद नहीं आगे जा रहे, हम उनको रोकने के स्टेप ले रहे हैं और धकेल तो पा ही नहीं रहे पीछे, वो तो हो ही नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी में रहता है कि एक मुद्दे को इतना लंबा और इतनी देर तक चलाओ कि सबको ये लगे कि जो है आधा आधा बांट के खत्म कर दी बात। पॉलिसी, पॉलिसीज, ठीक है, वो उनके हिसाब से। हाँ, उनको सारा लद्दाख दे दो, उनको पूरा सिक्किम दे दो, वो खुश है इस चीज में, पूरा दे दो। अरेबियन सी भी चाहिए, बे ऑफ बंगाल और पैसिफिक ओशन भी चाहिए। हाँ, नहीं मेन अरेबियन सी नहीं चाहिए, एक्सेस चाहते हैं वो उस जगह का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसी का ही पॉइंट है। दूर पड़ता है लेकिन रीजन उनको पूरा चाहिए, उनको वो रीजन चाहिए विच दे कैन एनसर्कल इंडिया, पूरा इंडिया को एनसर्कल कर सके। हाँ, इंडिया के ऊपर नजर रखने के लिए वो सारी चीजें चाहिए। चलिए लिखिए इसके बाद लास्ट, अभी क्या लिखा लास्ट पॉइंट बताओ। हाँ इसी में आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब वॉर के बारे में लिखेंगे, लिखो कोर्स ऑफ द वॉर, हुआ क्या था वॉर में। लिखो भाई फर्स्ट पॉइंट, लिखो भाई इंडिया वॉज इल प्रिपेयर्ड, इंडिया वॉज इल प्रिपेयर्ड मतलब सही से प्रिपेयर्ड ना होना, इल प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दी वॉर, रिगार्डिंग या फिर अबाउट दी वॉर। लिख लो भाई, अटैक हैपेंड फ्रॉम ईस्टर्न फ्रंट अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट, अटैक स्टार्टेड फ्रॉम ईस्टर्न फ्रंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाइना अटैक के पर्पज से आ रहा है और हम लोग डिफेंड के पर्पज से कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग अटैक के पर्पज से कर ही नहीं रहे, हम लोग अटैकिंग का नहीं सोच रहे, हम लोग बस डिफेंड करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन बहुत ही क्लीन थी, उनकी इंटेंशन थी सिर्फ मारना है और अटैक करना है।
हाँ अभी भी यही चल रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर, हाँ अरुणाचल तवांग, आफ्टर तवांग वालोंग वॉज द मेन रीजन, स्पेलिंग सामने है, वालोंग वॉज द मेन रीजन, वालोंग वॉज द मेन रीजन in the eastern sector during war, in the eastern sector during war. Next point, Chinese had good number of soldiers, Chinese had good number of soldiers, चाइना के अच्छे खासे नंबर थे सोल्जर्स के, कितने थे लिखो, 15,000 सोल्जर्स उनके थे, और अपने कितने थे, उनके 15,000, अपने कितने 2500, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो पड़ेगी, 15,000 लिख लेना चाइना की तरफ से, अपने 2500, कौन कौन सी जगह से थे हमारे लिखो, हमारे भी तो हमें उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा ना जिनको वॉर में पहाड़ चढ़ना ये सब चीजें अच्छे से आती हो, बिकॉज लड़ाइयां कहाँ हो रही है, माउंटेन्स पे, माउंटेन्स के लिए वी नीड दोस पर्सन जो अच्छा खासा इसमें करे। अब राजपूत रेजिमेंट को वहां भेज देंगे तो गलत होगा ना, गोरखा रेजिमेंट भेजो, कुमाऊं रेजिमेंट भेजो, गढ़वाल रेजिमेंट भेजो, क्योंकि वो लोग आर ट्रेंड ऑफ क्लाइंबिंग दी माउंटेन्स, रोप क्लाइंबिंग आती है ना, तो क्योंकि राजपूत रेजिमेंट ज्यादातर कहाँ पे, प्लेन सरफेसेस पे सीखा है उन चीजों को, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को भेजा गया था। ठीक है लिखो, अब तो कर दिया है, पर उस समय तो कहाँ कुछ चीजों की टेक्निक्स नहीं आती थी उतनी अच्छी। लिखिए, इंडियन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ गोरखा कुमाऊं, गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, डोगरा समझते हो ना, जम्मू कश्मीर, हाँ डोगरा, कुमाऊं, कुमाऊं जगह का नाम है ना उत्तराखंड में, KUMAON, कुमाऊं, KUMAON, कुमाऊं। कुमाऊं एक भाषा भी तो होती, कुमायूनी भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है, पहाड़ों की भाषा है। कुमाऊं भाषा के तो बहुत सॉन्ग्स फेमस हैं, इंस्टाग्राम पे खूब रील्स बनती हैं इन चीजों पे आजकल, तो पहाड़ी भाषाओं पे जो सॉन्ग्स है ना ज्यादातर आपको कुमाऊं भाषा के ही मिलेंगे, गढ़वाली या कुमाऊं भाषा के। समझ गए, गुलाबी करके है ना वो सॉन्ग, गुलाबी शरारा उसी का तो है, उसी का ये, तो ऐसे काफी सॉन्ग्स आपको फेमस उसके मिलेंगे। डोगरा, DOGRA, जम्मू कश्मीर की रेजिमेंट है डोगरा, डोगरा एक शाही परिवार था, वहां से निकल के आई थी डोगरा, कॉमा आसाम राइफल्स, हाँ वो भी थी इसके अंदर, क्योंकि अटैक जो है वो वहीं हो रहा है ना, अटैक भाई कहाँ हो रहा है, उसी रीजन में हो रहा है, तो और सबसे वहां पे, वहां बॉर्डर प्रोटेक्शन पे है ही कौन, ये। अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, असम राइफल्स और ITBP फर्क क्या है दोनों में, अच्छा ये नहीं पता, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, चलो तुम्हें नहीं पता ये चीज, मैं पूरा ही समझा देती हूँ, फिर सामने पूरा समझो। अपने इंडिया में ये तो पता है ना क्या है पैरामिलिट्री में, असम राइफल्स, ITBP, क्या SSB, ठीक है, सुना है ना सबने ये नाम, बोलो भाई। AR के बारे में जानते हो, असम राइफल्स, असम राइफल्स का पहले नाम हुआ करता था कचर लेवी, ठीक है, कचर लेवी करके नाम हुआ करता था, अंग्रेजों ने बनाई थी, ठीक है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री, अंग्रेजों ने बनाई कचर लेवी करके, ठीक है, उसे वो कैचर लेवी करके बोलते थे, ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। ITBP फुल फॉर्म लिख दी, SSB इज सशस्त्र, मतलब कि शस्त्रों से लदे हुए, सशस्त्र सीमा बल, हाँ हिंदी में इसकी फुल फॉर्म, सशस्त्र सीमा बल हिंदी में इसकी फुल फॉर्म, नहीं मैंने लिखा है वो तो अपनी इजी के लिए ऐसे ही, ठीक है।
सशस्त्र हिंदी में लिखना, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, जो मुझे आसान लगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तो जानते हैं, सब लोगों ने सुना होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये सब है। इंडस्ट्रियल इंडिया के अंडर क्या देखता है, ये सारी हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, इन सब का देखना, वीवीआईपीज, एयरपोर्ट्स का देखना, वहां सब देखता है ये, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, ये सब जो काम देख रहे हैं यहाँ पर आईटी, इसमें काम किसका क्या है पहले तो ये समझो, अभी लिखने से पहले समझना। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन मतलब कि कहाँ गार्ड करेगा, ऑब्वियसली चाइना। एसएसबी, बीएसएफ, क्यों बांग्लादेश, क्योंकि वो पहले पार्ट किसका था, पाकिस्तान का ही था ना, तो दोनों के लिए एक साथ बना दी थी, ईस्ट पाकिस्तान दोनों के लिए साथ ही बनी थी। सीआरपीएफ, सीएसएफ इंटरनल एरियाज के लिए, सीआरपीएफ दिल्ली मेट्रो में है, डीयू है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पर है, जेएनयू सुना है, जेएनयू सुना है, काफी फेमस है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुने ना, ये उन सब के लिए। वहां पे थोड़ा स्टूडेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर, वहां सब में काम देखती है ये सब काम देखती है, प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, मतलब मेन आपको सीआरपीएफ के लोग दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली इज दी हाई अलर्ट एरिया प्लेस वेयर ऑल दी president, former presidents, PM, former PMs, all the MPs, MLAs, ambassadors, diplomats, everyone resides there, right? सब meetings वहीं होती हैं. So CRPF is that force which took place, which दिल्ली उनका मेन सेंटर है, दिल्ली मेट्रो में भी CRPF के लोग होंगे, ठीक है, मिक्स जाते हैं, तब तो मिक्स जाते, इनको नहीं छड़ा जाता, इन्हीं में से होता है, बिकॉज ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, इनको तो बॉर्डर पे जिम्मेदारी है, तो इनको नहीं छड़ा जाता, इनकी बटालियंस नहीं आती, इनकी आती है, ठीक है। अब बात समझना, ये सब, अब आप बताइए, मैं लिखवा रही हूँ असम राइफल्स इसमें है, व्हाई नॉट आईटीबीपी, व्हाई नॉट आईडी, क्योंकि उस टाइम बनी नहीं थी ये सब बाद में बनी है, इस वॉर के बाद जरूरत महसूस हुई तब ये बनी, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तब ये बनी, ठीक है, फिर इनकी देखा देखी बाकियों को बनाया गया, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ओल्डेस्ट है और ब्रिटिशर्स के टाइम से चलती आ रही है, तो इसलिए ये वहां पे पार्टिसिपेट करी, बाकी नहीं है, रीजन समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो असम राइफल्स जो है ना, ये आज के समय में कहाँ प्रोटेक्शन देती है, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का प्रोटेक्शन इसी की जिम्मेदारी है, समझ में आ गया आज के टाइम का, ये आज के टाइम का सीन है, और ये तो भाई उस समय का है, तो आपने जो लिखा ना इंडियन आर्मी में कितने लोग हैं, उसमें से असम राइफल्स भी है यहाँ पर, बिकॉज बाकी सब बनी नहीं है, आज कुछ होगा तो ये दोनों साथ हो सकती है, क्योंकि ये तो मेन तो इसका काम है ही, एसएसबी साथ में ही है ना, एरिया पास पास पड़ते हैं, ठीक है, इस वजह से ये भी साथ में, इनका नहीं है कोई छेड़, ये नहीं, ये कभी नहीं हिल सकती अपनी जगह से, बिकॉज इसका मेन काम बहुत बड़ी जगह पे, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दीज प्लेसेस, राइट, इसलिए समझ में आई स्टोरी, साइड में इसको कहीं नोट कर लो, ये नहीं कभी छोड़ सकती अपनी प्लेस, पाकिस्तान बॉर्डर, इनका आपने सुना होगा, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, है ना, कुछ ना कुछ आपने चीजें सुनी होंगी, वो इन्हीं का सुना होगा, एसएसबी के जवान भी सुने होंगे, क्योंकि मतलब समझ पा रहे हो मैं किस सेंस में बोल रही हूँ, हमला हो गया, कुछ हो गया, होते नहीं, खबर आती नहीं रहती है इस चीज पर, सीआरपीएफ के जवान भी वहां जाते हैं खूब, क्योंकि शांति भरे बॉर्डर्स पे है ना, और जितने भी लोग, ज्यादातर ऐसा होता है ना जो इसका एग्जाम देते हैं, अच्छा पता है इसका एग्जाम कौन सा होता है, इस पूरे का कंबाइंड एक एग्जाम होता है, अगर आपने इसमें जाना है तो दैट इज सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये एग्जाम होता है, इसमें अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली आपको एसी की पोस्ट मिलती है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू आईपीएस, ठीक है, आईपीएस इज वर्किंग इन सिविल एरियाज एंड असिस्टेंट कमांडेंट इज वर्किंग इन द डिफेंस एरियाज, बस ये फर्क है, इक्विवेलेंट है, सैलरी एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा सब कुछ है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, ठीक है, एंड बच्चे ज्यादातर प्रेफर करते हैं ये, बिकॉज ऑफ दी, आप समझ पा रहे हो कि इंटरनल एरिया में ही पोस्टिंग मिलेगी, सेफ रहता है, हाँ, ज्यादातर लोग यही प्रेफरेंस में भरते हैं अपना, फर्स्ट प्रेफरेंस ये दोनों में, ये वाले को ज्यादा करते हैं, बिकॉज एक अच्छा खासा आपको जगह पे मिलता है काम करने को, वीवीआईपी के साथ मिलता है,
डोकलाम में हाँ एसएसबी वॉज पार्टिसिपेंट, एसएसबी थी हाँ, वो भूटान वाले रीजन में था। लिख लो भाई साइड में कहीं, जो आपको नहीं आता हो वो लिख लो, जिसको आता है उसको जरूरत नहीं है, जिसको लग रहा है वो लिख लो। असम। हाँ नहीं अलग अलग है तो अलग अलग, पर काउंट आप एक लिख सकते हो, है तो अलग अलग, काम भी अलग है। हाँ हो गया, नेक्स्ट लिखिए आगे। असम राइफल वगैरह लिख लिया, ठीक है ना, आप आगे लिखो नेक्स्ट। कोर्स ऑफ वॉर में लिख देना, ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दिस वॉर, नेक्स्ट पॉइंट अब, दिस वॉर emerged victorious, this war emerged victorious, हाँ हाँ हाँ, असम राइफल्स के बाद this war emerged victorious for China and they occupied, victorious for China and they occupied large part of Ladakh and Arunachal, large part of Ladakh and Arunachal, large part of Arunachal and Ladakh, but eventually returned, हाँ, returned territories occupied in Arunachal, but eventually returned territories occupied in Arunachal, but had the Aksai Chin और COK, Aksai Chin और COK, had दी या held भी लिख सकते हो, had, held या had। अरुणाचल का ट्रीटी के तहत अरुणाचल को दे दिया वापस, अरुणाचल का काफी हिस्सा इंडिया के कब्जे में था और वो अग्रीमेंट हुआ जिसके बाद एक सीज फायर लाइन में अरुणाचल का वापस करते, लेकिन लद्दाख का वापस नहीं किया, लद्दाख का था ये चीज। लद्दाख के पीछे ये भी कारण था कि हुआ कुछ ऐसा, इंडिया को उस टाइम की बात है, आज तो चलो रेडार सैटेलाइट वगैरह काफी चीजें, उस टाइम इंडिया को पता ही नहीं था, ये चीज पता ही नहीं थी कि चाइना ऑलरेडी 220 किलोमीटर का एक रोड बना चुका है लद्दाख में, टेरिटरी हमारी, वो पहले ही बना चुका है रोड। और हमें ये बात कैसे पता चली, उनकी किसी मैगजीन में ये चीज छपी थी, वो हमारे यहाँ वायरल हुई, वो हमें तब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमें ही पता ही नहीं था, वी वर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग कि दैट दिस इज गोइंग ऑन ऑलरेडी। तो वॉर में उनको सहायता मिल गई, अपना रोड बना रखा उन्होंने, वॉर में उनको सहायता मिली, हमें तो पता ही नहीं था ये चीज का, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, आईटीबीपी वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ भी नहीं था, तो हमें तो ये चीज उनकी मैगजीन से पता चल रही है, उनकी कोई मैगजीन वहां पे छपी है जिसमें ये आया कि उनका कंप्लीशन हो गया, फिर हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ ये बन गया, हमें नहीं पता,
तो वो चीज़ थी। तो हमारी इंटेलिजेंस फेल थी, हमारा आर्मी में बहुत कम लोग थे, हमारी आर्मी इतनी वेल इक्विप्ड नहीं थी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। इस हार से एटलीस्ट हमें ये सीखने को मिला कि हाउ टू डील, कि हमें डिफेंस का अलग बजट बनाना पड़ेगा, डिफेंस पे खर्चा अलग करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इससे यहाँ ये समझ में आया। तो इस वजह से हम लोगों ने वो चीज़ पे अपना करना शुरू किया, धीरे धीरे करके बढ़ाया। ठीक है, तो वही है ना, एक बार जब आप पेपर देते हो बिना पढ़े, ठीक है, समझ आ जाता है कि भाई अपने को तो अभी इतना भी नहीं आता, अभी तो इतना पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ से फिर हमने भी सीखा कि हमें तो कुछ नहीं आता, अभी सीखना है। धीरे धीरे करते करते वी हैव केम अ लॉन्ग वे, काफ़ी कुछ सीख लिया। ठीक है, पहले तो क्या तीर कमानों से लड़ाइयाँ करते थे, तोपों से छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई, चीज़ें होती थी। नॉट एग्जैक्टली तीर कमान, तोप ज़्यादा इस्तेमाल, राइफल्स कहाँ बढ़िया थी, रामायण वाली नहीं होती थी कि यहाँ तीर चलाएंगे वहाँ कुछ बन जाएगा। हाँ, राइफल्स वो वाली इस्तेमाल करना, तो कहाँ था, एक ही बुलेट एक टाइम में यूज हो, मतलब वो बहुत अच्छी नहीं थी चीजें। अब तो हो गई ना, अब तो बढ़िया आ गई, अब तो सबमरीन बन गई, शिप बन गई, अब तो बहुत कुछ बढ़िया हो गया है, तो अब चीजें इंप्रूव हुई है। तो आप प्लेन उतारो एक पूरी शिप पर, बहुत कुछ कर सकते हो उस पर। मना कर दिया था एयरफोर्स यूज करने की, मतलब बहुत गलतियां हम लोगों ने भी तो की थी ना। हाँ, कर सकते थे लेकिन वो यूज नहीं किया, मतलब बहुत गलतियां हमारे लोगों से भी हुई हैं। हमारे डिप्लोमेट्स को ही नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, हमारे डिप्लोमेट्स की कम्युनिकेशन सही नहीं थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी आपस में, सुधर गई इसके बाद। एक बार गलती होती है ना तो सुधर जाती है चीजें। हाँ, नहीं पाकिस्तान से तो जीत गए थे, उनका तो और बुरा हाल है हमसे। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जैसे, उनको कहाँ से नहीं, हम उनसे हारते नहीं, हम हमारे पास, उनके पास खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का, इतना भी नहीं। अब बस ये है कि सपोर्ट था साथ चाइना, लेकिन बाकी कंट्रीज ने हमारा सपोर्ट किया था उस टाइम। हम्म, रशिया का सपोर्ट तो हर एक वॉर में हमारे साथ रहा है। ठीक है भाई, स्टोरी क्लियर हुई वॉर की पूरी। ठीक है, ये आपने लिख लिया, वॉर में जीत गए चाइना। किससे पार्टी, वो जीते ना, उनकी पार्टी में तुम क्या खाओगे, कॉकरोच, बैट, कॉकरोच, स्नेक्स, ये सब खाओगे, पसंद है तुम्हें, अपना ही खा लो ना आराम से, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, वही बढ़िया। चलिए लिखिए इसके बाद, ये तो हो गया इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये वॉर वगैरह हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कल्चर तो कोई शेयर नहीं करते हम खास, म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन लिख लो पहले। नाम लिख लो ऑर्गेनाइजेशन के, ये रहे सामने से। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ बिल्कुल, कम पार्टिसिपेंट है लेकिन है। आज वैसे ना इंटरनेट चलना चाहिए था, आज का टॉपिक वो है, इसमें मैप और इन सब की जरूरत बहुत है इनके चक्कर में। हाँ, हमने सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन फिर मुझे ये बाद में याद आया कि इंटरनेट तो है ही नहीं आज। सब में चाहिए एक्चुअली, सब में ही चाहिए, मैप तो सब में ही चाहिए। हाँ, अगर मैं पूछती हूँ कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, तो
लिखवा देती हूँ मैं, फिर अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ये मैं लिखवाऊंगी पूरा, अभी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख के छोड़ दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही सब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना ही मेन है और बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान भी है इसमें, इंडिया भी है, ये सबकी मीटिंग्स होती हैं, मतलब नॉर्थ वाले पड़ोसियों के साथ, इंडिया के नॉर्थ साइड, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। हाँ इसमें भी ऑब्जर्वर के रूप में तो आते हैं। हाँ ये सब भी आते हैं, आते हैं, वो तो आते हैं। हो गया भाई, ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लिए, एडीबी लिख लिया, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। हाँ, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान बट always try to dominate in the Southeast Asia. Southeast Asia. Next point. यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। अभी हम वो वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं मैप के बिना वाले, ठीक है, जिसमें मैप की जरूरत नहीं है। अभी पहले वो कर लेते हैं, फिर मैप वाले पॉइंट्स कर लेंगे कल ही, क्योंकि मैप अभी है नहीं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगला पॉइंट बना के लिखना। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटली हम और चाइना कैसे कनेक्टेड है? डिजिटली हम लोगों ने इवन ये भी करा था कि चाइना की जो एप्स है उन्हें बैन कर दिया था। टिकटॉक वाज वन ऑफ देम, राइट। ऐसे करके हमने काफी एप्स बैन करी, बट स्टिल आज भी चाइनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। कैसे, कौन सी चीज पे आज हम डिपेंडेंट है उनकी? एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल दो ना, फिर बहुत सारों में बताओ कोई। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स कितने सारे वहां असेंबल हो रहे हैं, वीवो, ओप्पो, जियोमी, राइट। एप्पल का कैसे असेंबल वहीं होता है? हाँ होती है ना ये चीजें बहुत सारा, राइट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी ईवीज, आज ईवी का कल्चर बढ़ रहा है, ईवी की मार्केट बढ़ती जा रही है, आपको ज्यादा ईवीज गाड़ी दिखने लग गई है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। हाँ, सोलर पैनल्स, ये सारी चीजें जो है सिर्फ ऐप बैन करने से नहीं होगा, इनका जो प्रमोशन है, इसमें जो लगने वाली बैटरी है, इनमें लगने वाली बैटरी कहाँ से आती है, कौन कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है? सारी चाइना, राइट। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जितनी भी ईवीज के सारी चीजें बन रही हैं, बैटरी है, XYZ है, वो बहुत सारी चीजें आज भी चाइना में ही असेंबल हो रही है, भले ही वो कंपनी यूएसए की हो, यूके की हो, फ्रांस की हो, XYZ हो, राइट। बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे पास इसके। क्या चीज? ये तो सबसे फेमस है, ये तो हर जगह पे फेमस है। चाइनीज लाइट्स होती हैं, चल गई, नहीं चली नहीं चली, है ना, चाइनीज लाइट्स वगैरह वो सारी चीजें। हाँ ठीक है, नहीं चली तो शाम तक, ठीक है। तो समझ में आ गई वही बात ये वाली। तो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इन पे डिपेंडेंट है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिखे, इसको हम लिख लेते हैं, लिखिए। डिस्पाइट डिस्पाइट ऑफ बैनिंग द चाइनीज एप्स, डिस्पाइट ऑफ बैनिंग द चाइनीज एप्स, comma, Chinese smartphone manufacturers still dominate. Chinese smartphone manufacturers
still dominate Indian market. Still dominate Indian market. कितना परसेंट लिखिए ब्रैकेट में, 75%. Still dominate Indian market. Next point, India's 75%. India's emerging sectors like EV, India's emerging sectors like EV, emerging factors like EV still dependent upon Chinese battery and technology. Next point. नेक्स्ट पॉइंट अब पॉइंट बना के लिखना, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी. रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी लिखो भाई, ओवर 70%, ओवर 70%, क्या चीज लिखो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. ओवर 70% active pharmaceutical ingredients. Over 70% active pharmaceutical ingredients are sourced from China. Are sourced from China. Comma, making pharmaceutical industry heavily dependent upon China. Heavily dependent upon China. एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है ना, वो ड्रग्स बनाने में, मतलब दवाइयाँ बनाने में, दवाइयों में भी तो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट लिखिए भाई, वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक समिट कहाँ होगा, एक समिट यहाँ होगा, है ना, कौन सी, हाँ ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, होम टाउन डिप्लोमेसी. होम टाउन डिप्लोमेसी, हाँ अगला पॉइंट है, होम टाउन डिप्लोमेसी. होम टाउन डिप्लोमेसी लिखो भाई, क्या होता है, इट इज अ टर्म यूज्ड बाय hometown diplomacy. It is a term used by leaders of different countries to improve their personal relationship with another foreign country. ठीक है, ये डिप्लोमेसी होम टाउन वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये डिप्लोमेसी ये चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने शुरू की थी. अब मीनिंग समझना, होम टाउन का मतलब क्या है, जो भी प्रेसिडेंट है वो किसी दूसरी कंट्री के जो लीडर हैं उसको बुलाएंगे अपने होम टाउन में. ठीक है, जहां पे उस व्यक्ति का जन्म हुआ था. ठीक है, तो वहां पर बुलाया जाएगा उस कंट्री के किसी दूसरे जिससे वो रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं. तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जी जिनपिंग ने किसी व्यक्ति को बुलाया था अपने होम टाउन में, एंड दैट व्यक्ति वाज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी.
ठीक है, जहां पे उन्होंने उनके लिए स्पेशली एक रेस्टोरेंट बनवाया था, दैट वाज ऑल वेजिटेरियन। ठीक है, पिक्चर्स दिखाना पॉसिबल नहीं, वरना अब कल की क्लास में हो जाएगा तो आई विल मेक यू सी दैट। तो वहां पर उसमें उन्होंने तरीके से किया, और हमारे प्रधानमंत्री बहुत तारीफें करके आए थे कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल। ऑब्वियसली टच किया ही है, पूरी बॉडी टच करी है ना? ठीक है अंदर ही समा गए थे पूरे। ठीक है, तो काफी अब करनी पड़ती है सब चीजें, तो देखो तारीफें तो करनी पड़े। उस टाइम तक तो पता नहीं था ना ऐसा हो जाएगा, उस टाइम तो सब सही चल रहा था, रिश्ते सुधारने की बातें हो रही थी, वो बात अलग है कि फिर और कुछ हो गया। ठीक है, किस चीज की? हाँ, उस चीज के लिए भी है। हाँ, स्टेटस को की बातें चल रही है, हाँ वो भी अभी अब करंट में लिखवाती हूँ फिर मैं। ठीक है भाई, होम टाउन डिप्लोमेसी समझ में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री भी ये डिप्लोमेसी फॉलो करे, भाई वो थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश की पॉलिसी नहीं है कि हम किसी और लीडर को बुलाएंगे अपने होम टाउन में, तो ऐसे तो उनको गुजरात में बुलाना पड़ता। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमने फॉलो कर रही है, उनकी डिप्लोमेसी है, हमने बस ये करा कि हम लोग साथ में मिला करें। ठीक है ना, उनके लिए तो नहीं बन सकता इधर रेस्टोरेंट, उनके लिए इंडिया में रेस्टोरेंट कहाँ से लाए इतने झींगे? है, मिलते हैं कोस्टल एरियाज में, है ऐसा। इंडिया में भी खूब नॉन वेजिटेरियंस है, ऐसा नहीं है खाने वाले, उनकी प्रेफरेंसेस कुछ ज्यादा ही अलग है। नहीं नहीं, झींगे खाते हैं हमारे यहाँ के लोग, खाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, साउथ के लोग कोस्टल एरिया में डिपेंडेंट है, खाते हैं बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं। नॉर्थ वालों को थोड़ा दिक्कत होता है, मुंह बनता है उनका, पर साउथ में चलता है। स्नेक, क्रैब, यस इट्स कॉमन। प्रॉन्स, नहीं नहीं साउथ में भी है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन ना, उनका है ये। इंडिया में सिर्फ नॉर्थ को छोड़ दो, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, बाकी तो है बिल्कुल। नहीं, इतना नहीं चलता, चिकन मटन चलता है सिर्फ, ये सब नहीं। ठीक है, सी फूड नहीं है, सी फूड तो हाँ पंजाब में महंगा भी तो बहुत ज्यादा होगा ना उधर, क्योंकि लेके आना सोर्स कम है। बंगाल में सी फूड बहुत है। ठीक है, मेन ही वही है। ठीक है, तो वो चीज है, बाकी और कुछ नहीं। मटन चिकन तो पूरे इंडिया में। वही है, फिर वही सीन। चलिए लिखिए इसके बाद, होम टाउन डिप्लोमेसी लिखिए। प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट इनवाइटेड आवर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इसी में चाइनीज प्रेसिडेंट इनवाइटेड आवर प्राइम मिनिस्टर। Chinese president invited our prime minister for hometown visit. Hometown visit. हाँ, वही वुहान वाला डिस्ट्रिक्ट, वुहान डिस्ट्रिक्ट। वुहान। नेक्स्ट पॉइंट, in 2019 Xi Jinping visited India. Xi Jinping visited India in मामलापुरम। उस समय मामलापुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पूरा तमिलनाडु के अवतार में धोती कुर्ता पहन के गए थे पूरा। ठीक है, क्या लिखा लास्ट बताओ महक? मामलापुरम, मामलापुरम ब्रैकेट में तमिलनाडु, वहां पे विजिट किया। और उनको पूरा जो इतिहास है हमारा पुराना तमिलनाडु का, तमिल लिटरेचर जो है, संगम लिटरेचर सुना होगा आपने, वहां पे ना खूब सारे बने हुए हैं रॉक कट टेम्पल्स बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा वहां पे ना मामलापुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो खूब वो चीजें दिखाई गई वहां पर, और साथ ही साथ उनको ये सब भी दिखाया गया जो होता है ना, एक मैं आपको अभी पिक्चर दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत सुंदर है, पंचरथ। वहां पे सबसे फेमस है पंचरथ। ये ना एक टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, काट काट के बनाया हुआ है। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, ठीक है, 5 पांडवों और ये सब के नाम पर ना रथ बनाया हुआ है। रथ इन द नॉट एग्जैक्टली रथ, दे आर लुकिंग लाइक अ रथ। एक टेम्पल है वो पुराना, मतलब बहुत सुंदर तरीके से रथ की शेप में है, ठीक है। तो वो पंचरथ वगैरह विजिट कराया था। हाँ, पूरा मामलापुरम के आप देखोगे रॉक कट टेम्पल्स, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छी जगह है बहुत। तो वहां पे भी ये लोग जो है इस तरीके से गए थे टू मेक द रिलेशनशिप गुड, ठीक है। वहां पर उनको कोकोनट, नारियल का पानी पिलाया, ठीक है। हाँ देखो नारियल पानी तो मिलता है ना तमिलनाडु में, तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं हो गया इन्फ्लुएंस बाहर का। ठीक है भाई, ये देख लेना पिक्चर्स अपने आप। तो इस तरीके से वो तैयार हो करके पूरा दिखाया था अपना शो करने के लिए। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पॉइंट्स क्यों आएंगे? ये तो अलग मैंने बताया ना, पॉइंट पॉइंट बना के लिखते जाओ, अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिफेंस में। हाँ, ईवीज वगैरह वाले। हाँ हाँ, ये लास्ट विजिट थी। नेक्स्ट पॉइंट डिफेंस रिलेशंस। डिफेंस रिलेशन में लिखो पहला, पहला डिफेंस एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, डिफेंस एक्सरसाइज हैंड इन हैंड used to happen, and last exercise happened in 2019. Last exercise happened in 2019. एक अग्रीमेंट एक ही साइन किया आज तक हमने उनके साथ, बॉर्डर का अग्रीमेंट लिखो। द ओनली अग्रीमेंट साइंड, the only agreement signed with China regarding, the only agreement signed with China regarding border, regarding border, only agreement signed with China regarding border was, नाम लिखो अग्रीमेंट का, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, द ओनली अग्रीमेंट साइंड विद चाइना रिगार्डिंग signed with China regarding border was border defense, क्या बोला मैंने, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, हाँ BDCA। क्या था, 2013 में हुआ था, लिखो 2013 में साइन हुआ था क्या, लिखो भाई इसके अंदर। इट वॉज एन अपडेटेड वर्जन फॉर updated version for the agreements, updated version for the agreements related to, updated version for the agreements related to 1962 India China, 1962 India China border dispute। क्या था इस अग्रीमेंट में, लिखो दिस अग्रीमेंट covers border stability, security, security, smuggling, border stability, security, smuggling, reconstruction, environment, and disease transmission along the LOC। LOC पता है ना सबको कहाँ पर है,
LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन वाली लाइन है ना, इसका नाम LOC है। एल हाँ LAC, हाँ LAC, हाँ LAC वही, हाँ LOC पाकिस्तान, LAC राइट 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 LAC। तो ये है इस अग्रीमेंट में कि हम लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ प्रमोशन में रखेंगे, तो वो चीज़ है इसमें।